हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है टू टुगेदर ऑन द जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया। ठीक है, चलिए देखते हैं किसके बारे में। जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकीचीज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया turned out to be an occasion to signal enhanced bilateral coordination in the face of global uncertainties। कह रहा है कि जापानीज प्रधानमंत्री सनाए तकीजे का जो ऑफिशियल भारत दौरा है वो एक तरीके से एक ऐसे अवसर में चेंज हो गया है जिससे वो दुनिया को ये दर्शा रही है कि भारत और जापान के रिश्ते जो हैं वो अब इन्हांस्ड कर गए हैं और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। इस समय जो दुनिया भर में अनसर्टेनिटीज़ हैं, ग्लोबल मतलब जो अनिश्चितताएं हैं, हर जगह लड़ाई हो रही है, चाहे वो यूक्रेन रशिया की बात हो या ईरान और अमेरिका की बात हो। इस ऐसी अवस्था में भी भारत और जो जापान के रिश्ते हैं वो बायलैटरल जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। रैपिड चेंजेस इन जियोपॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आर फोर्सिंग ऑल कंट्रीज इनटू फ्रेश थिंकिंग। कह रहा है कि जो बहुत तेजी से चेंज आ रहा है दुनिया भर की भू राजनीति में और जो बहुत तेजी से जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है हर जगह, उससे दुनिया भर के जो देश हैं वो मजबूर हो गए हैं अब एक अलग तरीके से, एक नए तरीके से सोचने के लिए। मोस्ट कॉन्सिक्वेंशली विद रिगार्ड टू चाइना, कह रहा है खासकर चाइना के संबंध में जितने भी कंट्रीज हैं अब एक तरीके से मजबूर हो गए हैं कि वो एक नए तरीके से सोचें। द यूएस अपीयर्स लेस इंथुजियास्टिक, कह रहा है कि ऐसा लगता है कि जो यूएस है वो उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं है अब क्वाड की ग्रुपिंग को लेके जिसमें इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस हुआ करते हैं। एंड इज अनश्योर, और वो एक तरीके से श्योर भी नहीं है उसके नाम को लेके, जो कि पहले क्या था, इंडो पैसिफिक इन इट्स स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति में। अभी हाल ही में यूएस ने ये जो इंडो पैसिफिक इनकी जो क्या कहते हैं एक स्ट्रेटजी थी उसका नाम चेंज करके शायद फिर पैसिफिक कर दिया है। तो वही चीज़ है कि अब वो इतना उनकी जो रणनीति है, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गई है, वो इतना ज़्यादा श्योर नहीं है क्वाड की ग्रुपिंग को लेकर या फिर इंडिया और जो जापान ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप था, संगठन था, उसको लेकर। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप इंडिया एंड जापान डिक्लेयर अ जॉइंट इंटेंट टू कंटिन्यू विद एन अपडेटेड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉस्चर। कह रहा है कि इसके संदर्भ में इंडिया और जापान ने एक जॉइंट इंटेंट या स्टेटमेंट कह सकते हैं डिक्लेयर किया है जिससे उन्होंने ये दर्शाया है कि वो अभी भी भारत या फिर जापान के बीच में या ऑस्ट्रेलिया और जापान यूएसए के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ था फ्री ओपन इंडो पैसिफिक पॉस्चर को, उसको कंटिन्यू रखेंगे। एक्चुअली ये जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉस्चर है एक एग्रीमेंट था इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में कि जो ट्रेड है उसको ये लोग और स्मूथ करेंगे, है ना। फ्री एग्रीमेंट होगा, फ्री क्या कहते हैं हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें था, मगर अब क्या है कि यूएस जो है वो पीछे हट रहा है। तब भी भारत और जापान ने एक तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट दी है और ये दर्शाया है कि वो अभी भी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉस्चर को कंटिन्यू रखेंगे। रिंग फेंसिंग बायलैटरल ट्राइज फ्रॉम मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स, कह रहा है कि दोनों ही देश जो हैं वो अपने जो समझौते हैं दोनों देशों के बीच में, चाहे जापान हो गया भारत के बीच में, वो दुनिया भर के जो बहुपक्षीय अरेंजमेंट्स हैं, मतलब एक तरीके से रिश्ते हैं जिसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, चाहे वो यूएस और इजराइल के बीच में हो, चाहे वो फिर रशिया और यूरोप के बीच में हो या फिर चाइना और सबके बीच में हो, तो उन सब उतार चढ़ाव से भी ये दोनों देशों ने अपने समझौते को या फिर अपने रिश्ते को संभाल के रखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर कोई भी असर लाने नहीं दे रहे हैं। मिस तकाची साइन एट लीस्ट 16 एग्रीमेंट, मिस तकाची की इस विजिट में उन्होंने 16 एग्रीमेंट साइन किए हैं एंड डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, इंक्लूडिंग अ जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट भी है दोनों देशों की तरफ से ऑन एनर्जी रिजिलियंस की, एनर्जी रिजिलियंस के ऊपर कि कितनी तरीके से अगर हमारे ऊपर कोई कमजोरी आती है या कोई दिक्कत आती है तो हम कितनी जल्दी से रिकवर करते हैं इसके ऊपर। टू सपोर्ट करने के लिए अपने जो बायलैटरल कॉपरेशन है दोनों देशों के बीच उसको, अलोंग द मैरीटाइम एनर्जी ट्रांसपोर्ट वैल्यू चेन,
और साथ ही साथ मैरीटाइम एनर्जी ट्रांसपोर्ट वैल्यू चेन का भी जो कॉपरेशन है उसको भी मजबूत करने के लिए। मतलब हमारे यहाँ जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट का जो पूरा सिस्टम है, मैरीटाइम सिस्टम है कि कैसे चीज़ें प्रोसेस होंगी, कहाँ से लाई जाएंगी, कैसे लाई जाएंगी, कितनी सिक्योरिटी होगी, उसको भी साथ साथ मजबूत करने के लिए। The commitments to energy cooperation were supported by the awareness that to play lead roles in the FOIP। कह रहा है कि दोनों ही देशों ने जो कमिटमेंट दिखाई हैं, जो प्रोमिसेस किए हैं एनर्जी कॉपरेशन में, वो इस वजह से हैं क्योंकि दोनों ही ये जानते हैं कि अगर उनको FOIP को लीड करना है, मतलब इसके ऊपर काम करना है सही तरीके से, तो दोनों ही देशों को द टू साइड शुड कॉपरेट इन द एनर्जी डोमेन फ्रॉम साउथ एशिया टू द इंडो पैसिफिक, कि दोनों ही देशों को एनर्जी एरिया में काम करना होगा साथ मिलकर, चाहे साउथ एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक रीजन तक। दिस कंसर्न वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द प्रॉब्लम्स both sides faced regarding the safety of energy carrying ships and sailors during the US-Israel war against Iran। कह रहा है कि दोनों ही देशों की जो चिंता थी इस बात से भी जुड़ी हुई थी कि दोनों ही देशों ने एक तरीके से सेफ्टी कंसर्न्स को फेस किया है, चाहे उन दोनों ही देशों की जो शिप जा रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से या उनके सेलर जा रहे थे, तो उनकी क्या कहते हैं सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आया है जब यूएस और इजराइल वॉर चल रहा था अगेंस्ट ईरान। द टू मेजर एशियन इकोनॉमीज, कह रहा है कि ये जो दोनों बड़ी इकोनॉमीज हैं भारत और जापान एशिया की, हैव शेयर्ड अ इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग, ये एक ही इंटरेस्ट शेयर करते हैं एक साथ, और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दैट द नियरेस्ट एनर्जी सोर्सेज, कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि गल्फ रीजन में है, वो एसेसिबल रहे। एसेसिबल मतलब हमारी पहुंच उनके तक बनी रहे। मान लो कि इस समय जब वॉर चल रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, तब हम अपनी LPG गैस या पेट्रोलियम या पेट्रोल हम वहाँ से नहीं ले पा रहे थे, मगर अब दोनों देशों की साझा इंटरेस्ट यही है कि किसी भी स्थिति में हम ये इंश्योर करें, ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो एसेसिबल हो, कि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। दे हैव एग्रीड टू बिल्ड नेवल प्लेटफॉर्म, दोनों ही देश इस बात पे एग्री कर गए हैं कि वो एक नेवल प्लेटफॉर्म मतलब नेवी का प्लेटफॉर्म बनाएंगे टू इन्हेंस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ताकि मैरीटाइम एरिया में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो एंड सर्विलांस, और हम वहाँ पे सर्विलांस भी कर सकें। मतलब दोनों ही देश मिलकर एक नेवी का प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे हम मैरीटाइम स्थितियों को, एरियाज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हम सर्विलांस कर सकते हैं। A joint statement issued during the visit mentioned serious concerns about the prevailing situation in the South China and East China Seas। कह रहा है कि जो साझा बयान दोनों देशों की तरफ से आया है इस विजिट के दौरान, उसमें बहुत ही गंभीर चिंताओं का भी मेंशन किया गया है उस स्टेटमेंट में, और वो गंभीर चिंताएं किसको लेकर हैं, जो इस समय लगातार सिचुएशन बनी हुई है, प्रिवेलिंग सिचुएशन साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में, उसको लेकर। एंड जापानीज ऑफिशियल्स स्पोक्स टू द मीडिया, और जापानीज के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, फ्रैंकली मतलब पूरे निष्ठा या फिर ऑनेस्टी के साथ, अबाउट द नीड टू एड्रेस द ताइवान इशू पीसफुली, कि जो ताइवान का मुद्दा है उसको शांति के साथ हमको निपटाना या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। दो अ प्लान्ड विजिट टू गुवाहाटी वॉज ड्रॉप्ड, कह रहा है कि हालांकि जो ये जो जापान की प्रधानमंत्री आई थी, इनकी जो गुवाहाटी की विजिट थी वो एक तरीके से ड्रॉप कर दी गई, उसको निरस्त कर दिया गया। पहले ये प्लानिंग थी कि इनको क्या कहते हैं गुवाहाटी भी जाएंगी, मगर वो फिर प्लान जो था वो कैंसिल हो गया था। मिस तकाची अंडरस्कोर्ड जापान अटेंशन टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कह रहा है कि मिस तकाची ने एक तरीके से जोर दिया है कि जापान का जो अटेंशन है वो भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर भी है ऑफ इंडिया, बाई कनेक्टिंग देम विद रेलिवेंट पार्टनर्स एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ जापान ने एक तरीके से भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको एक रेलिवेंट पार्टनर्स और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा है जो कि बे ऑफ बंगाल रीजन का है। बिम्स्टेक वॉज मेंशन एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन फॉर जापान, और साथ ही साथ उस भाषण में ये भी बोला गया कि जो बिम्स्टेक है, जो ग्रुप है पूरा, ये जो क्या कहते हैं इंडिया, बंगाल और इंडोनेशिया है ना, ये सब जितने भी, थाईलैंड हो गया, इनका जो ग्रुप है, तो कह रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है जापान का। जापान हैज़ मेजर इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश, जापान का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है कहाँ पर, बांग्लादेश में भी, थाईलैंड में भी।
एंड कनेक्टिंग दीज प्रोजेक्ट, और इन प्रोजेक्ट्स को जोड़ना, इंक्लूडिंग द मतरबरी पोर्ट, जो एक मतरबरी पोर्ट को इंक्लूड करते हुए इन कॉक्स बाजार, जो कि कॉक्स बाजार में है, थ्रू एन इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन, इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन के थ्रू, मतलब जो इंडस्ट्री वैल्यू, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से माल बनेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो पूरी ये चेन है, इसके जरिए पूरे सिस्टम को जोड़ना। विद इंडिया नॉर्थ ईस्ट कैन बूस्ट रीजनल प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, अब भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ भी, तो इससे क्या होगा कि पूरे रीजन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, समृद्धता आएगी और सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। Ms. Takachi has painted a vast canvas of cooperation stretching for India's neighborhood। कह रहा है कि मिस तकाची ने एक व्यापक रूप में कॉपरेशन का खाका तैयार किया है, जो कि भारत के नेबरहुड, भारत का नेबरहुड मतलब बंगाल की खाड़ी हो गई, साउथ एशियन रीजन जहाँ पे भारत है, टू द पैसिफिक ओशन तक, मतलब जो भारत और जापान का, उनकी नज़रों में जो कॉपरेशन है वो सिर्फ सीमित नहीं है, वो भारत के रीजन से स्टार्ट होके पैसिफिक ओशन तक जाता है, जहाँ पर जापान और चाइना का विवाद है, ताकि टू प्रोटेक्ट द इंडिया जापान रिलेशनशिप, कि इतने बड़े स्तर पे जब हमारा कॉपरेशन होगा तो हम भारत और जापान का जो रिश्ता है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अनसर्टेनिटीज, जो दुनिया भर में अनिश्चितताएं चल रही हैं उनसे, ऑफ द करेंट वर्ल्ड ऑर्डर। But both sides have to manage multiple other relations effectively to ensure optimal outcomes। लेकिन दोनों ही देशों को अपने जो दूसरे रिश्ते हैं उनको भी ठीक तरीके से मैनेज करना होगा, ताकि एक सबसे बेस्ट आउटकम उनके लिए आ सके। कहने का मतलब ये है कि भारत और जापान को जो अलग अलग रिश्ते हैं, चाहे वो चाइना हो गया, चाहे वो यूएस हो गया, फिर रशिया ही क्यों नहीं हो गया, या फिर इजराइल ईरान हो गया, इन सारे देशों के साथ जिनके अलग अलग रिश्ते हैं उसको भी मैनेज करना होगा, ताकि इन देशों के लिए अपने अपने जो इंटरेस्ट है उसका सबसे बेस्ट आउटकम उनके लिए आ सके। दे हैव टू मैनेज देयर रिलेशंस विद चाइना एंड द यूएस, इनको अपने रिलेशंस को चाइना और यूएस के साथ ही मैनेज करना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम चाइना या यूएस से लड़ जाएं या उनसे ख़राब रिश्ते कर लें, क्योंकि इस समय हमारी इकोनॉमिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और अगर अच्छी है भी तो हमको आगे बढ़ना है, हमको पीछे नहीं आना है। इन सच अ मैनर, इस तरीके से, दैट देयर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, कि हमारे जो रणनीतिक लाभ हैं वो पूरी तरीके से बचे रहें और हम किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसें। इट कैन बी अ पाथ ऑफ म्यूचुअल लर्निंग एंड कॉपरेशन फॉर इंडिया एंड जापान। कह रहा है कि ये एक ऐसा रास्ता होगा जिसमें हम दोनों ही एक दूसरे से सीख सकते हैं और साथ ही साथ कॉपरेट कर सकते हैं, एज दे सीक टू नेविगेट द ग्लोबल टर्बुलेंस, क्योंकि हम दोनों ही देश ऐसा चाहते हैं कि ये जो दुनिया भर में उथल पुथल चल रही है, हम उससे निपटते हुए, इन बाधाओं को पार करते हुए आगे लगातार निरंतर बढ़ते रहें। ठीक है, मेन आइडिया क्या है पैसेज का? द बैन ऑन डिप्लॉइंग ज्वाइंट नेवल प्लेटफॉर्म, कि जो ज्वाइंट नेवल प्लेटफॉर्म से उनको बैन कर देना नहीं। द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गेन्ड बाई प्रायोरिटाइजिंग वेस्टर्न मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स लाइक द क्वाड। कह रहा है कि एक तरीके से आर्थिक समृद्धि को गेन करना, ताकि और साथ में हम वेस्टर्न मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स को प्रायोरिटी देते हुए, जैसे कि क्वाड, इसका कोई मतलब नहीं है। द स्ट्रेटजिक नीड, एक रणनीतिक आवश्यकता है, फॉर इनहैंस बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, कि हम दोनों ही देशों में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो और ज़्यादा बढ़ें, टू इंसुलेट, ताकि हम इंसुलेट कर सकें भारत और जापान के रिश्तों को, जो दुनिया भर में अनिश्चितताएं, वॉलेटिलिटी है उससे, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी जो रणनीतिक एक तरीके से आवश्यकता ये है कि दोनों ही देश जो है अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर लें, ताकि दुनिया भर में जो भी उथल पुथल हो रही है उसका जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो हमारे रिश्तों के ऊपर ना पड़े। तो बिल्कुल सही बात है, यही मेन आइडिया है। Which of the following geopolitical concerns or tactical limitations were explicitly cited as factor influencing or shaping the bilateral strategy during the Japanese Prime Minister's official visit? कह रहा है कि ऐसे कौन से भू राजनीतिक चिंताएं हैं या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो जापानीज प्रधानमंत्री का ऑफिशियल विजिट हो रही है
उसका हमारा जो बायलेटरल स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं देखते हैं। डिक्रीजिंग यूएस इंथुजियाज्म रिगार्डिंग द क्वाड ग्रुपिंग, बिल्कुल सही बात है कि भाई अब यूएस को क्वाड के ऊपर उतना ज़्यादा उत्साह नहीं है, उतना ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं है। इसी वजह से भारत और जापान को अपने रिश्ते मजबूत करने और ज़्यादा पड़ रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी एनर्जी जो क्राइसिस अभी अभी पैदा हुई थी उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की प्लानिंग करनी है। थ्रेट्स टू कमर्शियल शिपिंग इन द गल्फ रीजन, बिल्कुल बात सही है कि हमारी जो एनर्जी शिप्स थी या फिर हमारे सेलर थे उनके ऊपर हमले हुए थे जब वॉर चल रहा था, तो दोनों ही देशों को ये समस्याएं झेलनी पड़ी। इसी वजह से अब दोनों ही देश जो है अपना कॉपरेशन बढ़ाना चाहते हैं ताकि ऐसी अनिश्चितताओं से हम मिलकर सामना उसका कर सकें। आउटराइट कैंसलेशन ऑफ जापानीज ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, पूरी तरीके से जापानीज के जो बाहर वो फंडिंग कर रहे हैं उसको कैंसिल कर देना, इसका कोई मतलब नहीं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 2। ठीक है। द फ्रेज रिंग फेंसिंग बायलैटरल टाइज, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब बताओ, बताया था मैंने। A strategic maneuver to insulate mutual relations from the unpredictable shifts of broader multilateral frameworks। हाँ, मतलब दुनिया भर में जो सिस्टम है, बहुपक्षीय सिस्टम है, फ्रेमवर्क्स है, अगर उसमें कुछ भी चेंज आता है तो उससे हमारे जो रिश्ते हैं उसके ऊपर किसी तरीके का प्रभाव ना पड़े, उससे हमें इंसुलेशन मिले, है ना। तो यही मतलब है इसका। तो ये तो फर्स्ट तो सही लग रहा है। अ डिफेंसिव मेजर टू आइसोलेट इकोनॉमिक नेटवर्क, एक ऐसा डिफेंसिव स्टेप जिससे हम अपनी जो रणनीतिक आर्थिक नेटवर्क्स है उसको दुनिया भर से आइसोलेट कर लें, अवे फ्रॉम, दुनिया भर से नहीं, आइसोलेट इकोनॉमिक नेटवर्क्स अवे फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ चाइना सी, कि जो साउथ चाइना सी में ज़मीन के लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे अलग कर लें। इसका कोई मतलब ही नहीं है, कहीं बात ही नहीं हुई है। तो फर्स्ट हमारा आंसर है। ठीक है। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस पैसेज, कह रहा है कि हम पैसेज से ऐसा समझ सकते हैं दैट द ऑथर व्यू, की जो ऑथर का नज़रिया है, व्यू है रीजनल ट्रेड और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन को लेकर बिटवीन जापान एंड इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर एज, वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है एंड कमर्शियली रिस्की है, कि वो किसी तरीके से भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं है भाई। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर तक ठीक है, स्ट्रेटजिकली रणनीतिक रूप से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, नहीं। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे चल के ये जो दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन है या इंटीग्रेशन है नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर में, उसकी सफल होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बट जियोग्राफिकली इंटरडिपेंडेंट, लेकिन ये एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, चाहे वो थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडिया का भारत का जो बंगाल की खाड़ी वाला रीजन हो गया, फिर चाहे वो साउथ चाइना सी हो गया, तो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही देख रहा है इसको। अनकॉम्प्लिकेटेड एंड हिस्टोरिकली स्टेबल, ट्रांसफॉर्म द असर्टिव सेंटेंस को हमको इंटीग्रेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है। द टू मेजर एशियन इकोनॉमीज हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग दैट द नियरेस्ट एनर्जी सोर्सेज इन द गल्फ रिमेन एक्सेसिबल। ठीक है, करो चेंज इसको। वाई द टू मेजर एशियन इकोनॉमीज हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट, ये तो अलग ही तरीके का क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि दो मेजर एशियन इकोनॉमीज हैं, इनके शेयर्ड इंटरेस्ट क्यों हैं, ये मतलब नहीं आना है। हैड, इसने तो क्या कहते हैं पूरा टेंस चेंज कर दिया, जबकि यहाँ पे हैव है ना, प्रेजेंट टेंस है। डू, हाँ सिंपल प्रेजेंट को हम, जैसे प्रेजेंट को हम डू से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे डू डज, फिर हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर वर्ब लगा देते हैं, है ना, तो हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं। डू द टू मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हुए, डू द टू मेजर एशियन इकोनॉमीज हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग दैट द नियरेस्ट एनर्जी सोर्सेज इन द गल्फ रिमेन एक्सेसिबल, क्या दोनों देशों के बीच में ये साझा इंटरेस्ट है कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित कर सकें कि गल्फ रीजन में जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो एक्सेसिबल हों, है ना। तो ऐसा है कि वो दोनों ही इंटरेस्ट जो हैं शेयर करते हैं, तो सी ज़्यादा है, परफेक्ट है। ये आज का क्लोज टेस्ट। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। When we say भगवान, इट रेफर्स टू श्रीमन नारायण, कह रहा है कि जब हम कहते हैं भगवान तो वो किसको रेफर कर रहा होता है, वो श्रीमन नारायण को, नारायण भगवान को रेफर कर रहा होता है ये शब्द। सेड श्री देशिका श्रीनिवास, किस, ऐसा कहना किसका है, श्री देशिका श्रीनिवास ने ऐसा कहा कि अगर जब हम भगवान कहते हैं तो वो भगवान
श्रीमन नारायण को ही रेफर कर रहा होता है। तथ्यार्यर पूरा नाम है इनका। इन अ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब उनके भाषण में उन्होंने ये बात कही। हाउ डिड श्रीमन नारायण गेट द टाइटल भगवान, कह रहा है कि किस तरीके से भगवान या फिर श्रीमन नारायण को ये टाइटल मिला भगवान का। वॉट मीनिंग डू द डैश गिव टू दिस वर्ड, कह रहा है कि इसको, इस वर्ड को क्या मीनिंग दी गई, किसके द्वारा, देखते हैं। द वर्ड भगवान डैश ऑफ टू कंपोनेंट्स, कह रहा है कि इस भगवान में, इस वर्ड में दो कंपोनेंट हैं, एक तो है भाग्य और दूसरा है वत। द सफिक्स, सफिक्स मतलब लास्ट वाला, सफिक्स वट इंडिकेट्स पोजीशन, इसका मतलब होता है पोजीशन, पाना, एक तरीके से चीज का होना अपने पास। सिमिलर टू पोजेसिंग अ क्वालिटी, उसी प्रकार से जैसे एक गुण हमारे पास होता है। वन हु पोजेसेस भगम इज कॉल्ड भगवान, जिसके पास भगम होता है उसको हम भगवान बोलते हैं। ठीक है, पहले इसको फिल कर लेते हैं। वॉट मीनिंग डू, डू लगा हुआ है, द भी लगा हुआ है, आर्टिकल है, डू के लिए चलो ये तो आ गया वर्ब की बेस फॉर्म। द लगा हुआ है, इसका मतलब हमको चाहिए क्या, नाउन चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, मैनुअल्स, मैनुअल्स का मतलब होता है बुकलेट। ठीक है, नोवेल पता ही होगा सबको, इसका मीनिंग नहीं आ रहा है। स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर पता होगा, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, धार्मिक किताबें होती हैं, इसको हम स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। तो एक तरीके से धार्मिक से रिलेटेड वर्ड भी है भगवान, है ना। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, कंटेक्स्ट के हिसाब से स्क्रिप्चर्स होगा। नोट का यहाँ पे मतलब नहीं आ रहा है। मैनुअल्स, मैनुअल्स जो होती है, जैसे बुकलेट होती है, कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसके साथ मैनुअल्स मिलती है ना, तो यहाँ पे वो मीनिंग नहीं आ रहा था। बेस्ट क्या होगा हमारा, सी होगा। व्हाट मीनिंग डू द स्क्रिप्चर्स गिव टू दिस वर्ड। अब देखो, द वर्ड भगवान, उनके उस भगवान में दो कंपोनेंट है, एक भाग्य एक वत। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी हमें। कंसिस्ट, कॉम्प्रोमाइज, बेरेफ्ट, पजेस, क्या होना चाहिए भाई। कॉम्प्रोमाइज सिंगुलर वर्ब तो है नहीं। बेरेफ्ट का मतलब होता है वंचित होना या फिर लैक समथिंग। पजेस, पजेस भी क्या कहते हैं, प्लूरल वर्ब है, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पे, कंसिस्ट, है ना, ये होगा आंसर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाग्य, तो कह रहा है कि भाग्य की फिर मीनिंग क्या है। शास्त्रास डिफाइन 6 ऑस्पिशियस एट्रीब्यूट्स फॉर द वर्ड भाग्य, कह रहा है कि शास्त्र में 6 एक ऑस्पिशियस क्वालिटीज बताई गई हैं इस वर्ड भाग्य के लिए। फ्रॉम द मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज 6 प्राइमरी एट्रीब्यूट्स, कह रहा है कि इन 6 प्राइमरी क्वालिटीज की वजह से, क्योंकि ये उत्पन्न हुई उसकी वजह से, ऑल अदर ऑस्पिशियस क्वालिटीज, और भी जो ऑस्पिशियस क्वालिटीज हैं, जैसे कि वत्सल्यम, कंपेशन मतलब वत्सल्यम का मतलब होता है करुणा, करुण्यम मर्सी मतलब दया, मर्दवम जेंटलनेस मतलब काइंड, हरदम मतलब अफेक्शन मतलब प्यार, सत्यरम मतलब स्टेबिलिटी, और धैर्यम मतलब करेज, और पराक्रमम का मतलब होता है वैल्योर मतलब करेज। तो ये उससे ओरिजिनेट हुई, इन 6 प्राइमरी एट्रीब्यूट, इन 6 जो प्राइमरी क्वालिटीज थी, इन्हीं सबसे ये सारी जितनी क्वालिटीज हैं ओरिजिनेट हुई हैं। द लॉर्ड पजेसेस काउंटलेस डिवाइन एट्रीब्यूट्स, कह रहा है कि ईश्वर के पास अनगनत जो है क्वालिटीज हैं, जो ईश्वरीय क्वालिटीज हैं। अमंग दम, उनमें से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डैश द 6 कल्याण गुणास, जो कल्याण गुणास 6 क्वालिटीज हैं वो है। क्या होना चाहिए यहाँ पे भाई, देखो पजेसेस देख रहे हो ना, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, पूरा पैसेज जो है प्रेजेंट में चल रहा है, तो भाई वॉज वर्ड तो होगा नहीं। अब यहाँ पे ये द 6 कल्याण गुणाज है, ये क्या है, प्यूर सब्जेक्ट के उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे इज होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, आर होगा, आर, तो यहाँ पे सही होगा। ठीक है, द सिंगल वर्ड इज यूज टू कलेक्टिवली रिप्रेजेंट ऑल 6 ऑफ दीज प्राइमरी ऑस्पिशियस एट्रीब्यूट्स ऑफ भाग्य, कह रहा है कि एक सिंगल वर्ड जो है इन सभी 6 प्राइमरी जितने भी ऑस्पिशियस क्वालिटीज हैं भाग्य की, उसको रिप्रेजेंट करता है। दे आर जननन, इसका मतलब होता है नॉलेज, बलम जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, ऐश्वर्यम जिसका मतलब होता है लॉर्डशिप एंड सवर्निटी, वीरियम इसका मतलब होता है वेलोर मतलब करेज, शक्ति मतलब पावर, और तेजस मतलब सेल्फ सफिशिएंसी। द अबव 6 एट्रीब्यूट आर नोन एज द लॉर्ड्स परवर गुण शक्तम, कह रहा है कि इन 6 क्वालिटीज को जो कि लॉर्ड की है, इसको हम परवर गुण शक्तम बोलते हैं। द 6 फोरमोस्ट प्राइमरी एंड एसेंशियल क्वालिटीज, और यही सबसे जो 6 ये जो क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
Jananam means he perceives all things at all times simultaneously, directly and by his own inherent nature। कह रहा है कि जन्नम का मतलब है कि एक इंसान जो है वो बिना किसी मदद के हर चीज़ को समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है। मतलब जो चीज़ आम इंसान को नहीं दिखती है वो उसको दिख रही है, वो उस चीज़ को समझ पा रहा है। बलम रेफर्स टू द इमेंस पावर्स टू सस्टेन एंड बियर एवरीथिंग विदाउट अंडरगोइंग फटीग और स्ट्रेन। कह रहा है कि बलम का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है किसी चीज़ को भी सहने की या किसी चीज़ को बेयर करने की, बिना थके हुए, बिना टूटे हुए। ऐश्वर्यम इज द कैपेबिलिटी टू कमांड। ऐश्वर्यम एक ऐसी क्षमता है जिससे आप लोगों के ऊपर कमांड कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, एंड रेगुलेट एवरीवन, सबको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग। वीरियम emphasizes that he remains completely unchanged in his inherent nature। कह रहा है वीरियम का जो ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंस देता है कि वो आदमी अपना जो उसका नेचुरल नेचर है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो। इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम मॉडिफिकेशन। कह रहा है कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन से फ्री होते हैं। मतलब आपके अंदर दुनिया को देख के, आपकी सराउंडिंग के हिसाब से कोई भी चेंज नहीं आता, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। शक्ति मीन्स द कैपेबिलिटी टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। शक्ति का मतलब ये होता है कि आपके अंदर इतनी क्षमता होती है कि आप किसी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने की क्षमता रखते हो। तेजस एक्सप्लेन दैट ही इज कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। तेजस जो है वो इस बात को बताता है कि वो व्यक्ति जो है वो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है और रिक्वायरिंग नो एक्सटर्नल डैश टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। और अपना काम करने के लिए उसको किसी भी बाहरी सहायता की जरूरत नहीं है। क्या होना चाहिए फोर्थ में? बैकग्राउंड, असिस्टेंस, इक्विपमेंट, शेड्यूल। देखो बैकग्राउंड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं आ रहा है ना। नो एक्सटर्नल बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं आ रहा है। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, हो सकता है। किसी भी तरीके की इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इक्विपमेंट की बात कैसे आ गई, है ना। पूरा जो पैसेज है वो एक तरीके से आध्यात्म के ऊपर बेस्ड है, तो ये नहीं होगा। शेड्यूल मतलब प्लानिंग, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट क्या है यहाँ पर हमारा? असिस्टेंस। दिस इज द पावर टू ओवर पावर एंड डैश एडवर्सरीज। एडवर्सरी मतलब जो आपके दुश्मन है। कह रहा है कि ये एक ऐसी ताकत होती है जिससे आपकी ताकत आपके दुश्मनों से और ज़्यादा हो सकती है, और आप अपने दुश्मनों को क्या कर सकते हो? टॉलरेट कर सकते हो, सह सकते हो, कोई मतलब नहीं आ रहा। सपोर्ट कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है कि उसको आप कंट्रोल में कर सकते हो, अपने मतलब अपने कंट्रोल में ला सकते हो। तो ठीक है, तो टू ओवर पावर एंड सबड्यू एडवर्सरीज, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये है पैरा दंबल। एक बार आप पढ़ के देखो, मैं ऑप्शन यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। अ सिक्योरिटी गार्ड नेम्ड मिस्किता। कह रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जिनका नाम मिस्किता था, वंस लेमेंटेड, उन्होंने शोक प्रकट किया है क्योंकि द लॉस ऑफ बांद्राज लवली ओल्ड बैंगलोर टू हाई राइजेस, क्योंकि एक पुराना बांद्रा का पुराना ओल्ड बंगला था जिसकी जगह हाई राइजेस मतलब हाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों ने ले ली है। अ ट्रेंड दैट हैज़ ओनली एक्सेलरेटेड ओवर द डिकेड्स। कह रहा है कि एक ऐसा ट्रेंड है जो कि पिछले दशक से काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ चला आ रहा है। काफ़ी तेज़ी से मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है कि पुराने पुराने जो घर थे उनकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाई राइजेस बिल्डिंग ले रही हैं। टुडे द सिटीज रीडेवलपमेंट रेगुलेशंस आर ड्राइविंग अ सेकेंड वेव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है क्योंकि सिटी में जो रीडेवलपमेंट का एक तरीके से वेव चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो ये सेकेंड वेव आ रही है कि हर चीज़ चेंज की जा रही है। रिप्लेसिंग मिड राइज बिल्डिंग, जो मिड राइज छोटी छोटी बिल्डिंगें थी उनको रिप्लेस किया जा रहा है सोरिंग स्काई रैपर्स, मतलब जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उससे उसको रिप्लेस किया जा रहा है। दिस ड्रामेटिक शिफ्ट फ्रॉम सिंगल फैमिली बैंगलोर टू हाई डेंसिटी टावर्स इम्पोज एन इमेंस स्ट्रेन ऑन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक एंड एसेंशियल रिसोर्सेज। कह रहा है कि ये जो ड्रामेटिक शिफ्ट आ रहा है कि पहले एक घर हुआ करता था, अब उसकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ रही हैं जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं और उसमें बहुत से लोग रहने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से प्रेशर डाल रहा है सिटी के ऊपर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर। अर्बन डिजाइनर्स नाउ वांट, कह रहा है कि जो अर्बन डिजाइनर्स है, सिटी के डिजाइनर, उन्होंने चेतावनी दी है दैट दीज रैपिड रेगुलेशन ड्रिवन चेंजेस आर मेकिंग मुंबई इंक्रीजिंगली अनलिवेबल, फंडामेंटली अल्टरिंग द कैरेक्टर ऑफ द सबब। कह रहा है कि एक तरीके से जो डिज़ाइनर उन्होंने चेतावनी दी कि इतनी तेज़ी से ये चीज़ें जो बढ़ रही हैं, इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा लोग रहने आ रहे हैं,
तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो पूरा मुंबई है वहाँ पे रहने लायक जगह नहीं रह गई है और पूरी तरीके से उसमें अस्त व्यस्त हो गई चीज़ें। ठीक है, तो क्या होना चाहिए पहला, देखो यहाँ पे ए में जो सिक्योरिटी गार्ड था उन्होंने दुख जताया था, ठीक है, और फिर ये जो ट्रेंड है बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ठीक, उसके बाद क्या कर सकते हैं, बी को देखो, कह रहा है कि टुडे की जो आज का रीडेवलपमेंट प्लान है, फिर उसकी अब सेकेंड वेव आ रही है कि जो मिड राइज बिल्डिंग है उनको बड़े बड़े स्काई रैपर से चेंज किया जा रहा है। अब कह रहा है कि ये जो ड्रामेटिक शिफ्ट आ रहा है कि सिंगल फैमिली बंगलों की जगह हाई डेंसिटी टावर्स आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पैदा कर रहे हैं। और जो अर्बन डिज़ाइनर हैं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि इतनी तेज़ी से ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे मुंबई जो है वो रहने लायक नहीं बचा है ना। तो मेरे हिसाब से तो ए बी सी डी ही सही है। कि पूरा देखो फ्लो बन रहा है, यहाँ पे उसने शिकायत करी, ठीक है, अब फिर से वही चीज़ें हो रही हैं, अब ये शिफ्ट आने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अब यहाँ पे कंक्लूड करते हुए कि अर्बन डिज़ाइनर ने चेतावनी भी दी थी, तो ए बी सी डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसको भी एक बार खुद से करो, ठीक है, ऑप्शन तो ये लिखा हुआ है, इसको कर लेना, काफ़ी लेंदी इसके सेंटेंस है तो उसको छोटा नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, ये दोनों दिए हुए हैं। Trump's recent rhetoric labeling certain nations as hellholes has sparked outrage and insulted the Indian diaspora. Yet the Indian government lack of response have left many feeling abandoned. कह रहा है कि हालिया में जो ट्रंप ने बहुत ज़्यादा भाषणबाजी करी है ना, और कुछ नेशन को हेल्थ होल्स बताया, जैसे भारत को ही बताया था उन्होंने, उससे बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया है। और जो भारत का जो डायस्पोरा जो अमेरिका में रहता है उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी उन्होंने करी है। उसके बावजूद कि जो भारत गवर्नमेंट है उसने उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि उसने जो बाहर उनका डायस्पोरा है भारत का, सरकार ने उनको एक तरीके से छोड़ दिया है और उनका पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, दिस एक्सक्लूजनरी सेंटिमेंट, कह रहा है कि ये जो बाहर निकालने वाली या फिर जो एंटी इमिग्रेंट फीलिंग है ना, एक्सक्लूजनरी सेंटिमेंट है, वो दर्शाती है हिस्टोरिकल पैटर्न को, जो पहले भी एक इस तरीके की चीज़ें देखी गई थी अमेरिका में, जैसे कि 1882 चाइनीज़ एक्सक्लूजन एक्ट जो आया था, तो वो इसीलिए था क्योंकि चाइनीज़ को बाहर निकालने के लिए ना। तो कह रहा है कि उसी तरीके की भावना या सेंटिमेंट इस बार भी दिख रही है। वेयर इमिग्रेंट्स वर स्केपगोटेड ड्यूरिंग इकोनॉमिक टर्माइल, कह रहा है कि उस समय क्या था कि जो इमिग्रेंट बाहर से लोग आए थे उनके ऊपर एक तरीके से आरोप लगा दिया गया था कि वही कारण है जो आर्थिक उथल पुथल हो रही है उसका। हालांकि स्केपगोटेड का मतलब होता है कि ऐसे लोगों के ऊपर ब्लेम लगा देना जिनकी कोई गलती नहीं हो। ठीक है, इन हिज सेकेंड टर्म, कह रहा है कि अपने सेकेंड टर्म में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ एडॉप्टेड अ मोर एग्रेसिव एंटी इमिग्रेशन स्टांस, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंटी इमिग्रेशन स्टांस को अपनाया है, सिग्नलिंग अ शिफ्ट दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स फॉरेन बॉर्न कम्युनिटीज़, और एक तरीके से इशारा किया है कि बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ रहा है उनकी अप्रोच में, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, डायरेक्टली प्रभाव पड़ने वाला है फॉरेन बॉर्न कम्युनिटीज़ हैं जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए। कॉन्सिक्वेंटली कह रहा है परिणाम स्वरूप मैनी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इन द यूएस नाउ फील डीपली अनसेटल्ड, कि जो यूएस में बहुत से भारतीय एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इतना मतलब थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि अब वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। क्वेश्चनिंग वेदर देयर फ्यूचर एंड दैट ऑफ देयर डिसेंडेंट्स इज सिक्योर इन अ कंट्री दैट वन सीम टू वैल्यू देम, और एक तरीके से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या उनका फ्यूचर या उनके आगे आने वाली जो जनरेशन, उनके बच्चे, उनका फ्यूचर जो है यहाँ पे सिक्योर है उस कंट्री में जो कभी पहले उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देती थी, सपोर्ट करती थी। ठीक है, क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस, देखो 2 से तो होगा नहीं, दिस एक्सक्लूजनरी सेंटिमेंट है ना, तो 2 तो हटा देते हैं, या तो 3 से होगा या तो 1 से होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रम्प रीसेंट रेटोरिक, मतलब जो उसने लगातार बहुत कड़वे कड़वे भाषण दिए, और यहाँ थर्ड में देखो कह रहा है कि इन हिज सेकेंड टर्म, कि उनके सेकेंड टर्म में किसके, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के। यहाँ पे हिज जरूर है मगर तुरंत बता भी दिया गया कि किसके लिए यूज़ किया गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक कड़ी अप्रोच या एंटी इमिग्रेशन अप्रोच को अपनाया था। तो थर्ड से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से टॉपिक की ओपनिंग हो रही है कि हाँ डोनाल्ड ट्रम्प का जो स्टांस था वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आ सकते हैं कि जो ट्रम्प का जो रीसेंट उन्होंने भाषण दिए हैं उसमें बहुत से नेशंस को उन्होंने हेल होल्स बोला है और उससे बहुत ज़्यादा एक तरीके से
विद्रोह टाइप का उड़ गया है, आउटरीच, गुस्सा हो गए हैं लोग, और इसमें भारत की उन्होंने भी, भारत के जो डायस्पोरा थे उनकी भी बदनामी करी। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने किसी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो 3 के बाद हम 1 आ सकते हैं। तो वैसे भी ऑप्शन कट ही गए हैं सारे ना, ऑप्शन जो है बहुत अच्छे सेट नहीं है। तो 3, 1, 2, 4 जो है वो आंसर ही है फिर। और कह रहा है कि ये जो एक्सक्लूजनरी सेंटीमेंट है, मतलब जो इमिग्रेंट आ रहे हैं उनको बाहर निकालने की, ये वैसा ही है जैसा कि 1882 में चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट के तहत देखा गया था। तो 3, 1, 2। और कह रहा है कि उसका परिणाम ये है कि जो बहुत से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं यूएस में, अब वो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है क्या उनका फ्यूचर या उनकी आगे आने जनरेशन जो है उनका फ्यूचर सेफ है भी या नहीं है। ठीक है, तो 3, 1, 2, 4 हमारा आंसर होगा। तो डी करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।